जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज के इस लेक्चर में जो आपको करवाऊंगा उसका नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले आपने क्या किया, आपने इससे पहले का जो हेडिंग किया है उस हेडिंग का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप कैसे समझें। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपको समझ में आ गई है तब हम आते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर। इट्स स्टेट दैट, या हम ऐसे कहें कि आप जनरली आप पहले समझ लें कि ये कहता क्या है। ये बताता है कि जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल है, जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल है, और उस इंडिपेंडेंट मोशन जो पॉसिबल है उस दौरान जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ द एक्सचेंजमेंट ऑफ एनर्जी जितने भी पॉसिबल है, सबकी एनर्जी हाफ के बी टी होती है। सबकी एनर्जी कितनी होती है, यानी कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी होती है वो हाफ के बी टी होती है। यही बताने की कोशिश कर रहा है कौन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव द एनर्जी 1/2 kBT, इतनी ही एनर्जी होती है। इस बात को जरा देखें। इट्स स्टेट दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम कंसिस्टिंग of a large number of particle in thermal equilibrium. I think you know very well what do you mean by the thermal equilibrium. तो अगर आपको नहीं भी पता है तो डोंट वरी, पैनिक मत होइएगा, मैं बता रहा हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। कि अगर दो सिस्टम को हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रखें और वो दोनों सिस्टम का अगर टेम्परेचर डिफरेंट है, समझ रहे हैं ना बात, और उन दोनों को हम थर्मली कांटेक्ट में रखें तो कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं कि उनका टेम्परेचर दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। उनकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो गई, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो गई। कुछ टाइम के बाद उनका टेम्परेचर देख रहे हैं सेम हो गया, यानी कि बीटा जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट हो गया। तो इससे हमको पता चल गया कि वो दोनों जो सिस्टम थे, इस सिस्टम ए और बी, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने का मतलब एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाना, बीटा पैरामीटर कांस्टेंट हो जाना, इसी को हम बोलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो कह रहा है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी डायनेमिकल सिस्टम की होगी, उसके पास क्या होगा, वो कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, और जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हो, जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हो और वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो सिस्टम में और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो उसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा, उस डायनेमिकल सिस्टम में वो किसके इक्वल होता है, वो इंडिविजुअल जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उन सब की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, वो किस एनर्जी होती है, हाफ केवीटी के इक्वल होती है। कितना किसकी होती है, हाफ केवीटी के इक्वल होती है। तो इक्वल डिवाइडेड अमंग इट्स ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kBT। ठीक है बेटा, यही होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो हाफ केवीटी होती है। हम आज इसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी वाले टॉपिक में। तो क्या होगा, तो प्रूफ इसका देखते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका। Let us consider a dynamical system। सपोज कर लेते हैं एक डायनेमिकल सिस्टम है। डायनेमिकल सिस्टम का मतलब यहां पर जो गैस भर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है वो हमेशा चलता ही है, रुक नहीं रहा है। तो डायनेमिकल सिस्टम विथ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, विथ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो हमने यहां पर सिस्टम एज्यूम किया, डायनेमिकल सिस्टम जो एज्यूम किया उसकी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यह बात आप नोट कर लें। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लासिकली Q1
Q2, Q3 डॉट 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 QI और F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी। तो पोजीशन तो मेरा यहां से मिल गया, कॉन्फ़िगरेशन कहां से मिलेगा उस बात पर ही हम ध्यान दे देते हैं। पोजीशन हमको यहां से मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम एंड corresponding F momenta कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन यहां से मिल गया आपको, कोऑर्डिनेट और P1, P2, PI, और कितना हो जाएगा PF, और F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F तक हम इसको लेकर जाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो कैपिटल E है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल E and it is the function of the function of position and momenta coordinate। ये E किसका फंक्शन है? पोजीशन एंड मोमेंटा कोऑर्डिनेट इनका फंक्शन है, ये मोमेंटा कोऑर्डिनेट। ये चीज आप समझ रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है वो कितनी है, कैपिटल ई है, और वो किसका फंक्शन है, वो पोजीशन और मोमेंटा का फंक्शन है। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी जो है ना वो किस किस चीज का फंक्शन है, वो फंक्शन है टोटल एनर्जी ई, पोजीशन का Q1, Q2, Q3 डॉट 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 QI डॉट 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 QF और P1, P2, P3 डॉट 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 PI और डॉट 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 किसका हो जाएगा PF। इसका फंक्शन है। टोटल एनर्जी किसका फंक्शन है, आपने अभी अभी देखा कि सपोज कर लेते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है कैपिटल ई वो किस चीज का फंक्शन है, पोजीशन का, और मोमेंटा कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो हमने यहाँ पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखा, यहाँ मोमेंटा कोऑर्डिनेट लिखा, और हमने माना कि यहाँ पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हमने F तक इस पूरे टर्म को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया कि F तक ले जाना है। इससे बेटा हम लोग लिख लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। कितना है ये, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर कोई ना कोई तो एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आयत वाला पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसका मोमेंटा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा P वाला, तो उसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EI और P आयत मोमेंटा कोऑर्डिनेट को अलग कर रहे हैं और बाकी सबको हम एज इट इज रख रहे हैं। अच्छा, आयत वाला हमने यहाँ से निकाल ले रहे हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 और Q2, Q3 डॉट 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 और QF और कितना हो जाएगा P1, यहाँ से कितना हो जाएगा P1, P2, P3 डॉट 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 और ये PF हो जाएगा। आयत वाला टर्म हमने यहाँ से क्या कर दिया है, निकाल लिया है बेटा। आयत वाला टर्म यहाँ से हमने निकाल लिया है। इस वाले में मैं आयत वाले टर्म को इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ QI, और नहीं भी करवाएंगे डायरेक्ट F तक लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जिस पोजीशन और मोमेंटा कोऑर्डिनेट में इतना हमने ले लिया है पार्टिकल, जो कह सकते हैं कि इनफाइनाइट तक को हम इसमें इंटीग्रेशन करने वाले हैं। यानी कि पार्टिकल का जो मोशन देख रहे हैं ना वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में देख रहे हैं। आगे देखते हैं। तो एक चीज और बता दूं आपको, E इज इक्वल टू क्या होता है, P²/2m। इट इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द एनर्जी। मोमेंटम और एनर्जी के बीच का रिलेशन है।
बेटे अगर आप इसको ध्यान से देखें और 1/2m को कुछ कांस्टेंट मान ले, b मान लो, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, bp², यही तो हो जाएगा। और आप इसको अगर आयत टर्म के लिए देखें तो 6 नहीं होगा, b होगा, b और pi का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने क्या किया, एक फार्मूला हम ये जानते हैं, उस फार्मूला हमने आयत पार्टिकल के लिए लिख लिया। किसके लिए लिख लिया, आयत पार्टिकल के लिए, कि i इज इक्वल टू b और pi², ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब क्या करें, अच्छा ये हमें कैसे पता चला कि यही नोट करना है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ मिलता जुलता वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आप जानते हैं, क्या होता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लिख रहे हैं इसी वक्त। आप क्या जानते हैं बेटा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ये कहता है कि पी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ माइनस ई मतलब टोटल एनर्जी होगा बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना। ई यहाँ पर टोटल एनर्जी होगा और कुछ इस तरीके से होगा, अपान के टी होगा। और ई जो टोटल एनर्जी है उसको भी आप जान लें कि वो टोटल एनर्जी ई जो है वो है क्या चीज। अच्छा इसको हम पहले प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दें, पी आई और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कैपिटल ए नाम दे रहे हैं, और ए इक्वल टू ई अपान के टी हो जाएगा। और ए इज इक्वल टू, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ई आई प्लस ई डैश, यहाँ पर नेट एनर्जी इतना होना चाहिए। तो इतना तो आप अपना मतलब अपने भेजे में रखिए, दिमाग में रखिए कि क्या लिख सकते हैं कि ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का कंक्लूजन है, और ए इज इक्वल टू ई आई प्लस ई डैश ये होता है, ये भी अपने दिमाग में आप रखिएगा। बाकी मैं मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पर तो कई बार हमको मिटाना पड़ेगा, ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है। ये सब नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से जो चीजें हमको पता चली वो हम यहां पर जान गए हैं। अब मेन एनर्जी का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। तो मेन एनर्जी का फार्मूला, मेन एनर्जी के फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे, तो मेन एनर्जी के फार्मूले को ई आई और ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। और ये फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर ले जा रहे हैं। और ई आयत टर्म की एनर्जी और ई टू दी पावर टोटल एनर्जी अपान के टी माइनस में, और फिर यहां से हो जाएगा dq1, कितना हो जाएगा dq1 और dq2 dq3 डॉट डॉट डॉट, और q वाले टर्म में तो आई हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं dqi डॉट 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 dqf, और यहां पर कितना हो जाएगा dp1 dp2 और फिर कितना हो जाएगा dp3 1 2 ये कॉमा लगा के चलिएगा, और dpi और डॉट 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 dpf। और यहाँ पर ये मेन एनर्जी का फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा, और इससे पहले भी हमने इसको करवा दिया है कि कैसे यहाँ पर ये आता है, और इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ए टू दी पावर माइनस ई अपान के टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा dq, कितना हो जाएगा ये dq, और ये ऐसे ही रहने दो, ब्रेकेट रहने दो, हटा दो। कितना हो जाएगा dq1 dq2 dq3 और dqi और dp1 dp2 dp3 dpi और dpf। यहां तक ये मेन एनर्जी का फार्मूला हमने लिख दिया, यही है मेन एनर्जी का फार्मूला। और एक चीज आप तो जानते ही हैं, इससे पहले हमने अभी तुरंत बताया था कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, टोटल एनर्जी जो होती है ना वो ई आई और प्लस ई डैश के इक्वल होता है।
इससे पहले मैक्सवेल वो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो था लॉ पढ़ाया था, उसमें हमने करवा रखा है ये सब। इस ई की जगह पर ई आई प्लस ई डैश हम पुट करेंगे, तो ये वैल्यू भी हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो चलो ये वैल्यू रख लेते हैं। ई आई बार इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर जाते हैं, और ई आई को एज इट इज रखते हैं। अच्छा, ई आई की जगह पर भी हमको रखना होगा, चलो अभी नहीं रखते हैं। ई आई और ई टू दी पावर देखो माइनस, और इसके यहाँ पर क्या रखने वाले हैं हम लोग, ई आई प्लस ई डैश, और अपान में के टी रखना है। क्या रखना है बेटा, के टी। और इस वाले टर्म को तो एज इट इज रखना है, डी क्यू वन और डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, डॉट 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 डी क्यू आई, डी क्यू एफ, और डी पी वन, डी पी टू, डी पी थ्री, डॉट 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 डी पी आई और डी पी एफ। ये हमने वैल्यू रख दी। और अपान में अब यहां पर देखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहां भी ई की वैल्यू रख लेते हैं, माइनस ई आई और प्लस प्लस ई डैश और अपान के टी, और पूरी वैल्यू एज इट इज डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, डॉट 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 डी क्यू आई, डॉट 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 डी क्यू एफ, और डी पी वन, डी पी टू, डी पी थ्री, डॉट 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 डी पी आई और डॉट 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 डी पी एफ। ये हमने पूरी वैल्यू लिख दी, और सिर्फ ई को हमने चेंज किया है, और किस में चेंज किया है, ई आई प्लस ई डैश में। बेटे एक चीज और आपको बता दूं, ई की पावर ई आई प्लस ई डैश है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो मालूम है, ई टू दी पावर ई आई और इंटू ई टू दी पावर ई डैश, ऐसे लिख सकते हो आप। इसको हमको यही करना है, और बाई के टी है, बाई के टी है, तो ये बाई के टी का मतलब है कि इसके पान में भी के टी होगा और इसके पान में भी के टी होगा, यही लिखना है मुझको। बेसिकली मैंने इसी को आपको समझाया है, तो यही लिख दो आप, यही लिखो आप। तो कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ई आई ई टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी एक हो गया, और इसके पान यहाँ पर फिर ई टू दी पावर माइनस ई डैश अपान के टी, दोनों वैल्यू मैंने लिख दिया। और फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे ही डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, डॉट 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 डी क्यू आई और डी एफ, डी क्यू एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ लिया है ना मैंने, और डी पी वन, डी पी टू, डी पी थ्री, डॉट 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 डी पी आई, डॉट 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 डी पी एफ, और अपान में क्या हो जाएगा, ये अपान में क्या हो जाएगा, वही पूरी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और e टू दी पावर माइनस ई आई, एक एक स्टेप करेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा भगा के नहीं करेंगे, और अपान के टी हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस ई डैश अपान के टी हो जाएगा, और डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, डॉट 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 डी क्यू आई, डी पी एफ, डॉट 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 नहीं, अब डी पी, डी क्यू एफ रहेगा, डी पी वन और डी पी टू, डी पी थ्री, डॉट 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 डी पी आई और डॉट 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 डी पी एफ हो गया। ये पूरा हमने क्या किया है, सिर्फ अभी हमने ई को एक्सपैंड किया है, बस ये पूरी वैल्यू आपको लिख दिया है। देखो यहां पर इससे पहले हमने क्या देखा, अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि ई आई इज इक्वल टू बी पी आई स्क्वायर बन रहा है, यही बन रहा है। तो इसका मतलब हम कुछ ऐसा काम करें कि ई आई की वैल्यू या इस ई आई के साथ यहां से एक टर्म डी पी आई वाला ले लें, इस वाले डी आई ई आई अपान के टी के साथ यहां से ये वाला टर्म हटा लें। तो अगर ये टर्म हटाते हैं तो दिस इक्वेशन विल बी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां कहां पर लिखूं मैं, यहां तो जगह नहीं है तो यहीं पर लिखता हूं क्योंकि स्टेप भी बड़ा है। आप आई थिंक मिटा नोट कर लिए होंगे क्योंकि मुझे तो मिटाना ही पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा अब यहां पर, ई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा।
और ई आई तो एज इट इज रहने वाला है, ई आई को नहीं कुछ करेंगे, और ई टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी ये हो जाएगा, और यहां से एक टर्म हम डी पी आई वाला ले लेंगे तो डी पी आई हो जाएगा ये। तो ये अपान में ऐसे और ई बार इक्वल टू, और अभी देखो ये स्टेप और यहां से डी पी आई लिख लिया। अभी ये वाला स्टेप बच रहा है, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर, ये स्टेप बच रहा था माइनस ई डैश अपान के टी, ये बच रहा था, ये स्टेप बच रहा है, और ये पूरा का पूरा फंक्शन बच रहा है। क्या बच रहा है कि डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, और डॉट 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 डी क्यू आई, और डॉट 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 डी क्यू एफ, डी पी वन, डी पी टू, डी पी थ्री, डॉट डॉट डॉट। अब डी पी एफ कर देंगे डायरेक्ट, इसको आई वाला टर्म हमने हटा के बाहर कर लिया इसको। इसमें जरा देखें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये तो गया ही, और ये वाली वैल्यू जो ई टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी है, और इसमें से एक p का आई एफ वाला टर्म निकालेंगे तो पी आई हो जाएगा, ये वाला हमने बाहर कर लिया, और यहां पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एज इट इज रहने वाला है, और ई टू दी पावर ये वाला टर्म हम लिख रहे हैं माइनस ई डैश अपान के टी, और ये पूरा का पूरा डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, डॉट 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 डी क्यू आई, और डी क्यू एफ, और यहां से कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा डी पी वन कॉमा डी पी टू कॉमा और डी पी थ्री डॉट 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 और डी पी एफ हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू आपको मिलेगी। अब आप जरा ध्यान से देखें तो ये जो पूरा स्टेप है ना, ये वाला पूरा जो स्टेप है, ये वाला पूरा स्टेप, ये पूरा स्टेप सेम है। इस पूरे स्टेप को हम कैंसिल कर सकते हैं, पूरे स्टेप को कैंसिल कर दो, तो पूरा स्टेप हमने क्या कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, पूरा स्टेप कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना आपको। तो पूरा स्टेप कैंसिल कर दिया हमने। पूरा स्टेप कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा, इसमें बड़े लंबे लंबे टर्म जा रहे हैं, तो इसलिए हर एक लाइन को हमको मिटाना पड़ेगा और हर एक लाइन को सॉल्व भी करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो बच रहा है उस रिमेनिंग पार्ट को, मेन एनर्जी के रिमेनिंग पार्ट को लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और क्या हुआ ई आई ई टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी हो जाएगा और डी पी आई हो जाएगा, ये बच गया है। और क्या बचा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलेंगे और ई टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी और डी पी आई, ये बच रहा है आपका, इतना बच रहा है। और आप इससे पहले एक चीज कर चुके हैं, क्या आपको मालूम है, क्या मालूम है कि ई आई इज इक्वल टू बी पी आई का होल स्क्वायर। जहां जहां ई आई है ना, उसकी जगह पर जहां कहीं पर भी ई आई है, जैसे यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये बी पी आई स्क्वायर पुट कर दो, बस यही वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो। पुट करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलेंगे और ई आई की जगह पर बी और पी आई का होल स्क्वायर और ई टू दी पावर माइनस ई आई की जगह पर क्या रखना है हमको, बी पी आई का स्क्वायर अपान के बी टी, के बी को मैं के ही लिख रहा हूं और डी पी आई लिख रहे हैं, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहां पर ए टू दी पावर माइनस बी और पी आई स्क्वायर अपान के टी और डी पी आई, ये हो गया, ये हमारा स्टेप हो गया। जो कॉमन हो रहा है कॉमन करो, एक हम नीचे ना लिखकर ऐसे साइड में स्टेप लिख रहे हैं, आप लोग नीचे साइड में लिखेगा स्टेप। क्या करेंगे, बी बाहर कर लिया, बी बाहर कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये स्टेप एज इट इज रहेगा, और पी आई का स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा, बी अपान के टी, ये हो जाएगा बी अपान, और पी आई का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इंटू में ही है इसके ई में, और डी पी आई थोड़ा सा ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत है ऐसा लिखने की, और ई टू दी पावर माइनस बी अपान के टी, और ये कितना हो जाएगा, पी आई का होल स्क्वायर और डी पी आई। अब एक फार्मूला आपको मैं लिखूंगा और उसी फार्मूले से ही यहां पर काम बन पाएगा, आपके लिए लिखना होगा वो फार्मूला।
और ऊपर वाला स्टेप भी मिटा दे रहा हूं। तो नोट करते चलिए आप, थोड़ा सा स्टेप है यहाँ पर, तो ये भी मैं मिटा दे रहा हूं, ये स्टेप भी मिटा दे रहा हूं, ये स्टेप भी मिट गया। ओके, और ये आपका है ई बार, ये चलो एक फार्मूला होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, गॉसियन इंटीग्रल। तो गॉसियन इंटीग्रल का फार्मूला पहले देख लें आप। गॉसियन इंटीग्रल क्या होता है कि अगर ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और x टू द पावर 2 है और e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर है और ये dx है, ये क्या है dx है, तो 1/2 अंडर रूट कितना हो जाता है, पाई बाई ए क्यूब हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, ये पाई बाई ए क्यूब हो जाता है। ये इसका फार्मूला होता है। या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/2a और अंडर रूट पाई बाई ए लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है फार्मूला, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर और dx अगर है तो इसको आप लिखते हैं अंडर रूट पाई बाई ए। ये दो जो फार्मूले हैं गॉसियन इंटीग्रल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसको थोड़ा दिमाग में आप रखिए तभी सॉल्व हो पाएगा। अब एक चीज देखिए आप कि हमने आपको एक यहाँ पर एक कंक्लूजन, आपको एक कंक्लूजन का जो इक्वेशन मिला है वो हमने लिख दिया है आपके लिए कि b माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो जरा मैच कराओ माइनस इन्फिनिटी टू 2 प्लस इन्फिनिटी, जहां पर x स्क्वायर है वहां पर देखो पी आई स्क्वायर है, और देखो e टू द पावर माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर है, वहां पर देखो माइनस a की जगह पर क्या है, b बाई के टी है, और पी आई स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पर टर्म एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है वहां यहाँ पर वो टर्म पी आई के स्क्वायर के टर्म में है, और जहां पर ये एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है यहाँ पर डी पी आई के रेस्पेक्ट में। आपको कुछ मिल गया होगा, क्या मिला कि ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू स्मॉल ए है जिसकी वैल्यू कितनी है, बी अपान के टी है। कितना है, बी अपान के टी है। और इस वाले को कंपैरिजन करो जरा, तो e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर पी आई स्क्वायर है, यानी कि इस वाले इक्वेशन के लिए ये वैल्यू स्मॉल ए की हो गई, और डी पी आई का मतलब हो गया कि ये जो डी एक्स है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सीधा इस इक्वेशन का जो ई बार है, अब यहाँ पर तो b पहले से ही है तो b में कुछ मत करना, और इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, 1/2 लिख लो, 1/2, 2 का मतलब 1/2 और a का मतलब ये पूरी वैल्यू b बाई के टी ए है, तो आप इसको b बाई के टी लिख लें, और फिर क्या होता है ये अंडर रूट और पाई को एज इट इज रहने दें, और a का मतलब है ये b बाई के टी, a का मतलब है यही, तो b बाई कितना हो जाएगा, के टी हो जाएगा, और फिर अपान में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए ये कितना हो जाएगा, ये होता है पाई बाई ए, अंडर रूट पाई और बाई ए का मतलब हो गया बी बाई के टी। क्या है, बी बाई के टी, बी बाई के टी। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसको और सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बी से बी तो ये कैंसिल हो जाएगा, और के टी बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, के टी बाई 2 आ जाएगा, के टी ऊपर चला जाएगा, के टी बाई 2 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, के टी पाई अपान बी हो जाएगा रूट के अंदर, और अपान देखो इसको सॉल्व कर लिया, के टी ऊपर चला जाएगा, के टी पाई बाई बी हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, के टी पाई बाई बी, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। इसको सॉल्व किया, के टी यहां चला आया तो के टी पाई बाई बी हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें तो फिर से आपको कुछ करता हुआ नजर आएगा, और वो ये रूट वाली वैल्यू कट गई, और कटने के बाद क्या मिलेगा, आपको के टी बाई 2 मिलेगा, या 1/2 के टी मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/2 के टी मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि ये सॉल्व होकर आ गया। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने कहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाने के बाद जो हमने शुरुआत में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की शुरुआत में जो एकदम हमने कहा था कि हर एक जितने भी इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं पार्टिकल के, जितने भी होते हैं, उन सब की जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फॉर्म होता है, एनर्जी होता है,
वो एनर्जी कितना होती है 1/2 kT होती है। वो हमने प्रूव कर दिया कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में पार्टिकल के पास जो मेथड होता है एनर्जी एक्सचेंज करने का, वो हर एक इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो फार्मूला, वो जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2 kT होती है। हाँ, याद रखना इस बात को कि ये kb को मैं डायरेक्ट में k लिखता हूं, तो आप ये मत समझिएगा कि ये कोई कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है भैया। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, लेकिन 60 में मैं इसको k ही लिखता हूं, तो आप ऐसे समझिएगा कि ये 1/2 और kbt है ये। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 kbt होती है। यही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी एनर्जी है। तो अगर किसी पार्टिकल का f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, f/2 kbt हो जाएगा। कितना हो जाएगा, f/2 kbt हो जाएगा। ये हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा, क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी 1/2 kbt होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए कि इस तरीके से प्रूव करके हमने बताया कि इस तरीके से होना चाहिए, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन हम लिख लेते हैं, ये मिटा देते हैं, मिटाने के बाद ही कुछ हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है ये बेटे। एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये I इज इक्वल टू कितना आया, 1/2 kbt। तो एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज मीन काइनेटिक एनर्जी, मेन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1/2 kbt। ये कंक्लूजन है। और एक सुंदर सा कंक्लूजन है, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं और समझ में भी आएगा वो कंक्लूजन क्या है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, total energy of a system, total energy of a system is equally divided, divided among all its degree, of freedom and average energy associated with is 1/2 kbt। ये कंक्लूजन भी हो सकता है इसका, जो कि हमने आपको बताया कि क्या कंक्लूजन है। यही है कि every degree of freedom has the mean kinetic energy of 1/2 kbt। the total energy of the system, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वली डिवाइडेड होता है। सॉरी, किसके इक्वल नहीं, सॉरी, इक्वली डिवाइडेड होता है। किसके इक्वली डिवाइडेड होता है, प्रत्येक डिग्री, जितने भी एमंग ऑल इट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइडेड होती है उनकी टोटल एनर्जी। एंड एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होता है हर एक ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हर एक मॉलिक्यूल के पास, वो 1/2 kbt होता है। ये इसका कंक्लूजन हो गया। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का, सॉरी, इसका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मैं आपको एक लिमिटेशन भी बता दूं कि ये लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन क्या है बेटा, द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी is applicable only so long as the system can be described classically, usually at the high temperature। याद रखना बेटे, ये कह रहा है कि जो साधारणतः उच्च ताप है या हाई टेम्परेचर है, किसी क्लासिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कह रहा है कि उसमें सो लॉन्ग सिस्टम होना चाहिए, बहुत बड़ा सिस्टम होना चाहिए। ये इसकी लिमिटेशन होगी, ये इसकी लिमिटेशन है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होनी चाहिए। द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली द सो लॉन्ग ऑफ द सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है बेटा।
और कैन बी डिस्क्राइब क्लासिकली यूजुअली एट अ हाई टेम्परेचर, और यूजुअली हाई टेम्परेचर पर इसको क्लासिकली हम डिस्क्राइब करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका, फाइल एक एप्लीकेशन यहां पर देखते हैं। क्या कैलकुलेट करने में इसको हम यूज कर सकते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हैं क्या कैलकुलेट करने में, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर हम यूज कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने में। मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको कैलकुलेट करने में हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हैं। रेशियो ऑफ द टू मोलर स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करने में, कहने का मतलब अगर मुझे 1 मोलर स्पेसिफिक हीट मिल जाए तो इन तीनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसका एप्लीकेशन है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट अ मोनोटॉमिक आइडियल गैस, ईच कह रहा है कि मोनोटॉमिक आइडियल गैस का मतलब आप समझ गए होंगे, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, ये सब एटॉमिक गैस जो होते हैं उनके स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करने में इसको यूज करते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ द such a gas can have only translatory motion and hence the only 3 degree of freedom। कह रहा है कि एक हमारे पास जो गैस है जिसका नाम मोनोटॉमिक गैस है, उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, और वो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल और केवल ट्रांसलेटरी हैं। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में जो उसकी एनर्जी टोटल बनेगी, वो टोटल एनर्जी कितना बनेगी, टोटल एनर्जी बनेगी इक्वल टू 1/2m, और मोमेंटम, नेट मोमेंटम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस, अलॉन्ग द जेड एक्सिस हो जाएगा। और जब आप इसको p²/2m करेंगे तो ये मिलेगा, py²/2m करेंगे ये मिलेगा, pz²/2m ये करेंगे, और ये ई एक्स, ई वाई और ई जेड हो जाएगा। और कहता है कि ईच लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी 1/2 kBt होगा, तो सबकी जगह पर 1/2 kB2t, 1/2 kT रखेंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3/2 kT हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि किसी एक मोनोएटॉमिक गैस के अंदर अगर हम कहें कि नेट एनर्जी कितनी है तो वो 3/2 kBt होगा, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो 1/2 kBt होगा। नेट एनर्जी मोनोटॉमिक के अंदर 3/2 kBt, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kBt। लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f हो गया तो कितना होगा, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो कोई भी कह सकते हैं कि गैस हो, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है f है, तो यही टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, f/2 kT हो जाएगा। कितना हो जाएगा, f/2 kT हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ बातें और भी हैं। सिंस 1 मोल ऑफ द गैस कंटेन्स n, कह रहा है कि अगर हमारे पास जो गैस है वो अगर 1 मोल में कितना है, n है, क्या है n, मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हैं अवोगाड्रो नंबर, देन द मीन एनर्जी ऑफ द गैस पर मोल, तो उस गैस का मीन एनर्जी कितनी होगी पर मोल कितना होगा, तो इज इक्वल टू n और 3/2 kT, और यहाँ से n kT हो जाएगा, 3/2 n kT हो जाएगा, और nk की वैल्यू r हो जाती है आइडियल गैस इक्वेशन का, सॉरी वो क्या नाम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये, तो r हो जाएगा, तो 3/2 RT हो जाएगा। याद रखना जब मॉलिक्यूल आएगा तो k आता है और मोल आता है तो r आ जाता है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, CV इक्वल टू del E/del T, और E की वैल्यू 3/2 RT है, तो E को यहाँ उतार कर रख दिया और E की वैल्यू 3/2 RT है, वो वैल्यू रखा और T के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो 3/2 R हो गया। अगर आप CP कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से आप CP भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, CP इज इक्वल टू CV प्लस R होता है, और CV 3/2 R होगा, ये R होगा और प्लस R होगा, और ये कितना हो जाएगा 5/2 R हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप गामा कैलकुलेट करना चाहें तो गामा इक्वल टू CP अपान कितना होता है, CV होता है। CP की वैल्यू कितनी आई, 5/2 R होगी, CV की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 R होगा, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा यहाँ से, तो गामा भी मिल जाएगा। और गामा आपको पता ही है कि गामा एक प्योर नंबर होता है, ठीक है बेटा, गामा क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है। और CP और CV भी एक प्योर नंबर ही है यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्योर नंबर नहीं है, प्योर नंबर नहीं कह सकते क्योंकि R की वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई है, यही प्योर नंबर है 5/3, तो यहाँ R की वैल्यू भी होती है तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और उसका लिमिटेशन और एप्लीकेशन देखा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू बेटा।